एन की जगह हम क्या लिख सकते हैं, mg ऑफ cos 30 डिग्री। इस तरह से हमने वेरियस फोर्सेस जो इस बॉडी पर एक्ट कर रहे हैं उसको उनके कंपोनेंट फॉर्म में रिजॉल्व कर दिया। अब हम पूरी इक्वेशन, कंपोनेंट की वैल्यू आ जाएगी t cos अल्फा। फर्स्ट कंपोनेंट हमने टेंशन को सॉल्व किया, t cos अल्फा। नेक्स्ट इसका परपेंडिकुलर हम देखेंगे t sin अल्फा, जो कि x एक्सिस के अलॉन्ग होगा, तो ये होगा हमारे पास t sin अल्फा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ऑफ जेईई के इस सीरीज में लॉस ऑफ मोशन के टॉपिक पर बेस्ड इंपॉर्टेंट कंसेप्ट को समझते हुए वी विल सॉल्व द प्रॉब्लम्स। इस प्रॉब्लम में, इस क्वेश्चन में एक बॉडी रेस्ट से स्मूथ इंक्लाइंड प्लेन पर 30 डिग्री के एंगल विद द हॉरिजॉन्टल से नीचे की ओर आते हुए कैपिटल टी टाइम लेती है। वही बॉडी जब रफ इंक्लाइंड प्लेन से सेम एंगल पर सेम डिस्टेंस ट्रेवल करते हुए नीचे आती है तो अल्फा टी टाइम लेती है। यहाँ कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द बॉडी एंड रफ प्लेन गिवन है, इसमें एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो इसका एक्सप्लेनेशन के लिए पहले हम इसका एक रफ बॉडी डायग्राम बनाएंगे। इस रफ बॉडी डायग्राम में हमें दिख रहा है कि ये एक हॉरिजॉन्टल सरफेस है, इसके साथ एक इंक्लाइंड सरफेस है जिसके बीच में इंक्लाइंड और हॉरिजॉन्टल के बीच का एंगल 30 डिग्री है। यहाँ पर एक बॉडी ऑफ मास m है जो कि स्लाइड डाउन करते हुए नीचे की तरफ आ रही है, यानी इसका नेट एक्सीलरेशन a डाउनवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है। तो हमारे पास इसके अंदर कंसेप्ट हम यूज करेंगे एक्सप्लेनेशन में फ्री बॉडी डायग्राम का, यानी हम इसके कॉम्पोनेंट्स में तोड़ेंगे कि कौन कौन से वेरियस फोर्सेज इस पर एक्ट हो रहे हैं। उसके लिए फर्स्ट केस हम लेंगे ऑन द स्मूथ इंक्लाइंड प्लेन। उसके लिए इक्वेशन ऑफ मोशन हमारे पास आएगी a इक्वल्स टू g sin 30 डिग्री। तो लेट अस फर्स्ट ऑफ ऑल एनालाइज कि ये a इक्वल्स टू g sin 30 डिग्री कहाँ से आया है। उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, गिवन बॉडी मास m का जो वेट है mg वर्टिकली डाउनवर्ड, हमेशा वर्टिकली डाउनवर्ड लगेगा, तो mg विल बी एक्टिंग वर्टिकली डाउनवर्ड। इस mg को अब हम कंपोनेंट फॉर्म में रिजॉल्व करेंगे तो हमारे पास ये जो इसके साथ बेस कंपोनेंट आया यहाँ पर 30 डिग्री बनेगा, तो ये बेस कंपोनेंट mg cos 30 डिग्री बन जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास ये नॉर्मल रिएक्शन n इस बॉडी पर ऊपर की तरफ लगेगा जो कि सरफेस उसको प्रोवाइड कराएगा, तो कैपिटल N नॉर्मल रिएक्शन हमेशा mg cos 30 डिग्री को एग्जैक्टली बैलेंस करेगा। नेक्स्ट कंपोनेंट इसका आएगा हमारे पास परपेंडिकुलर कंपोनेंट, ये हमारे पास बनेगा mg ऑफ sin 30 डिग्री। नाउ mg ऑफ sin 30 डिग्री इज द ओनली फोर्स जो कि रेस्पॉन्सिबल है इस बॉडी को नीचे की तरफ लाने के लिए। दैट मीन्स हमारे पास इक्वेशन ऑफ मोशन अगर हम देखें तो ma नेट फोर्स इस बॉडी पे जो लग रहा है ma नीचे की तरफ जो बॉडी आ रही है, तो ma इज इक्वल्स टू द mg ऑफ sin 30 डिग्री। ये एक इंपॉर्टेंट इक्वेशन बन रही है सारे फोर्सेस को बैलेंस करते हुए। तो इसमें से अगर हम m से m को कैंसिल करें तो हमारे पास इक्वेशन आएगी a इक्वल्स टू द g sin 30 डिग्री। ये हमारा फर्स्ट कंसेप्ट हुआ। सेकंड, इसी स्मूथ इंक्लाइन प्लेन के लिए हमारे पास a इक्वल्स टू g sin 30 डिग्री आया। हमें मालूम है कि उसका डिस्टेंस ट्रैवल करना है, तो उस इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करेंगे s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। इस इक्वेशन ऑफ मोशन में ut वाली टर्म को हम जीरो रखेंगे, इट इज इक्वल्स टू जीरो, क्योंकि बॉडी जो है स्टार्ट जो है वो रेस्ट से हुई है, तो रेस्ट पर u इक्वल्स टू जीरो होगा। आफ्टर दैट हाफ की वैल्यू हाफ आ गई, a की जगह हम गिवन इस वैल्यू को रखेंगे, जहां sin 30 डिग्री को हम 1/2 रखेंगे तो g/2। यहाँ t की जगह हमें मालूम है अकॉर्डिंग टू द अवर गिवन क्वेश्चन स्मूथ सरफेस पर आने के लिए वो कैपिटल t टाइम लेती है, तो स्मॉल t को हम कैपिटल टी स्क्वायर से रिप्लेस करेंगे। इस इक्वेशन को जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे स्मूथ सरफेस पर ट्रैवल किया गया टोटल डिस्टेंस आ जाएगा। दिस वन विल बी आवर इक्वेशन नंबर 1। नाउ नेक्स्ट स्टेप में हम रफ इंक्लाइन प्लेन के लिए इसको स्टडी करेंगे। सेम बॉडी डायग्राम रहेगा, लेकिन पर हमारे पास इक्वेशन ऑफ मोशन अब इसमें आएगी ma इक्वल्स टू mg sin 30 डिग्री प्लस म्यू mg cos 30 डिग्री। तो इसमें सबसे पहले हम इस फर्स्ट टर्म को एनालाइज करते हैं कि mg sin 30 डिग्री हमारे पास कहाँ से आया। ये अगेन हमारे पास प्रीवियस केस की तरह ही है। अगर ये मास ऑफ बॉडी m है, इसके इंक्लाइन सरफेस का हॉरिजॉन्टल सरफेस के साथ 30 डिग्री का एंगल है, तो इसके जो वर्टिकल कॉम्पोनेंट है, जो वेट है mg हमेशा वर्टिकली डाउनवर्ड लगेगा। अगेन mg को हम कॉम्पोनेंट फॉर्म में रिजॉल्व करेंगे तो हमारे पास एक कंपोनेंट आ जाएगा mg cos 30 डिग्री, और यह है नॉर्मल कंपोनेंट। नॉर्मल कंपोनेंट एग्जैक्टली mg cos 30 डिग्री को बैलेंस करेगा। नेक्स्ट हमारे पास कंपोनेंट आएगा mg ऑफ sin 30 डिग्री। इस तो हमारे पास फर्स्ट टर्म आ गई ma, क्योंकि mg sin 30 डिग्री कंपोनेंट a की डायरेक्शन में ही है, तो ma इज इक्वल्स टू mg ऑफ sin 30 डिग्री। नेक्स्ट हम देखते हैं कि हमारे पास सेकंड कंपोनेंट कहाँ से आ रहा है। तो उसके लिए हमें क्या देखना होगा कि ये क्योंकि रफ सरफेस है, इट इज अकॉर्डिंग टू अवर क्वेश्चन रफ सरफेस है, तो रफ सरफेस में फ्रिक्शनल फोर्स एक्ट कर रहा है क्या, स्मॉल f। तो ये फ्रिक्शनल फोर्स हमेशा डायरेक्शन ऑफ मोशन के अपोजिट होगा, यानी कि इस बॉडी को ऊपर की तरफ एक्ट करेगा, और इसका फॉर्मूला होगा f इक्वल्स टू म्यू n। हमें मालूम है जब हमारे पास ये वेट mg यहाँ पर आया था, दिस कॉम्पोनेंट becomes mg of cos 30 डिग्री। यहाँ हमारे पास था ये cos 30 डिग्री और ये था नॉर्मल रिएक्शन n, तो n एग्जैक्टली mg cos 30 डिग्री को बैलेंस कर रहा है, तो हमारे पास फ्रिक्शनल फोर्स का फॉर्मूला हो जाएगा म्यू। n की जगह हम क्या लिख सकते हैं, mg ऑफ cos 30 डिग्री। इस तरह से हमने वेरियस फोर्सेस जो इस बॉडी पर एक्ट कर रहे हैं उसको उनके कंपोनेंट फॉर्म में रिजॉल्व कर दिया। अब हम पूरी इक्वेशन को बैलेंस करेंगे तो हम फाइंड आउट कर यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जितने भी हमारे पास कंपोनेंट्स हैं उसमें से जो नेट डायरेक्शन की मोशन में जा रहा है वो mg sin 30 डिग्री जा रहा है, इसलिए पॉजिटिव टर्म आई है, और म्यू mg
mg cos 30 डिग्री, जो फ्रिक्शनल फोर्स है वो इसको अपोज कर रहा है, इसीलिए माइनस साइन के साथ ये हमारे पास सेकंड टर्म आई है। नेक्स्ट स्टेप में हम m से m कैंसिल आउट करेंगे। नेक्स्ट स्टेप में हम sin 30 और cos 30 डिग्री की वैल्यू को पुटअप करके नेट एक्सीलरेशन की वैल्यू लिखेंगे फॉर अ रफ इंक्लाइन सरफेस। नेक्स्ट अगेन हम देख रहे हैं कि डिस्टेंस कवर्ड ऑन अ रफ सरफेस में अल्फा टी टाइम लिया जाता है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। तो अगेन हम s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर इक्वेशन यूज करेंगे। इस इक्वेशन में अगेन फर्स्ट टर्म u इक्वल्स टू 0 है क्योंकि बॉडी स्टार्ट से रेस्ट से स्टार्ट हुई है। आफ्टर दैट हाफ वैल्यू एज इट इज आ गई। a की वैल्यू हम पहले निकाल चुके हैं, तो ये एक्सीलरेशन की वैल्यू हमने यहाँ रखी। t की जगह हम यहाँ पर टाइम यूज करेंगे अल्फा टी, तो ये अल्फा टी का होल स्क्वायर आएगा। नेक्स्ट इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास ये इक्वेशन नंबर 2 आएगी। ये इक्वेशन है डिस्टेंस ट्रेवल्ड अलोंग द रफ इंक्लाइन प्लेन। नेक्स्ट कैलकुलेशन में हमें मालूम है कि फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन आर सेम, क्योंकि स्मूथ सरफेस और रफ सरफेस पर ट्रेवल किया गया डिस्टेंस सेम है, तो हमारे पास ये इक्वेशन आती है। दोनों इक्वेशंस को हम इक्वल करेंगे। ये हमारे पास रफ सरफेस का डिस्टेंस है, ये हमारे पास स्मूथ सरफेस का डिस्टेंस है। इन दोनों इक्वेशंस को इक्वेट करते हुए और सॉल्व करते हुए हमारे पास अल्टीमेट एक्सप्रेशन म्यू के लिए आएगी। इस म्यू एक्सप्रेशन को अगर हम कंपेयर करें गिवन सिचुएशन के साथ, तो यहाँ हमें रूट एक्स की वैल्यू निकालनी है और हमें दिख रहा है कि रूट एक्स की जगह यहाँ हमारे पास रूट 3 आ रहा है, तो दैट मीन्स एक्स की वैल्यू 3 होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन में दो ब्लॉक्स के बीच स्टैटिक फ्रिक्शन 0.05 है और टेबल स्मूथ है। दोनों ब्लॉक्स को एक साथ मूव कराने के लिए मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल फोर्स कितना लगाया जाएगा। तो गिवन डायग्राम में हमें दिख रहा है। इसका एक्सप्लेनेशन के लिए हम फ्री बॉडी डायग्राम का कंसेप्ट अगेन यूज करेंगे। तो इसमें हमें दिख रहा है कि फर्स्ट और सेकंड केजी के ब्लॉक के बीच में फ्रिक्शन स्टैटिक फ्रिक्शन अप्लाई हो रहा है, लेकिन पर टेबल स्मूथ है तो सेकंड 2 kg मास ऑफ ब्लॉक एंड टेबल के बीच में कोई फ्रिक्शन अप्लाई नहीं होगा। तो हमें कैपिटल F है 2 kg के मास पर अप्लाई करना है और उसकी वैल्यू को फाइंड आउट करना है। तो इसके फ्री बॉडी डायग्राम में हम बॉडी ब्लॉक ए यानी 1 kg ऑफ ब्लॉक के लिए हम फ्री बॉडी डायग्राम देखेंगे। तो ब्लॉक ए पर केवल फ्रिक्शन लग रहा है, तो फ्रिक्शनल फोर्स उसका FL डायरेक्शन ऑफ मोशन में लगेगा, तो यानी FL उसको पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ अप्लाई करेंगे। नेक्स्ट हम देख रहे हैं मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स की वैल्यू हमें कितनी फाइंड आउट करनी है। एफएल का फॉर्मूला होता है म्यू इंटू एन, यहाँ स्टैटिक फ्रिक्शन है तो म्यू एस इंटू एन। यहाँ हमें मालूम है एन इज इक्वल्स टू द mg के इक्वल हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ फोर्स n है और इसका वेट mg वर्टिकली डाउनवर्ड लग रहा है, तो n एग्जैक्टली mg को बैलेंस करेगा। तो इस केस में हम इस फॉर्मूले को यूज करते हुए गिवन वैल्यूज को रखेंगे, तो हमारे पास एफएल की वैल्यू आएगी 0.5 इंटू 0.5, हमारे पास म्यू एस की वैल्यू गिवन है। मास 1 kg का ब्लॉक है इसलिए हमने 1 kg को यूज किया है और g की जगह हम 10 को यूज करेंगे। नेक्स्ट स्टेप पे हमारे पास मैक्सिमम एफएल की वैल्यू आ जाएगी, दैट इज 5 न्यूटन। नेक्स्ट स्टेप में हम देख रहे हैं कि जो मैक्सिमम एक्सीलरेशन ब्लॉक ए पर लग रहा है उसकी वैल्यू आएगी एफएल अपॉन एम ए। एफ अपॉन एम से हम उसके ऊपर लगने वाले मैक्सिमम एक्सीलरेशन को फाइंड आउट करेंगे, क्योंकि ए ब्लॉक पर दैट इज 1 kg ब्लॉक पर केवल एक ही फोर्स लग रहा है, दैट इज फ्रिक्शनल फोर्स, और उसकी वैल्यू है 5। तो हम 5 अपॉन मास ऑफ द ब्लॉक 1 kg है तो 5 अपॉन 1 दैट इज 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का उसमें मैक्सिमम एक्सीलरेशन लगेगा। और यही मैक्सिमम एक्सीलरेशन इन दोनों ब्लॉक्स को मूव करने के लिए सफिशिएंट रहेगा। दैट मींस अगर ये दोनों ब्लॉक्स एक सिस्टम की तरह, एक सिंगल सिस्टम की तरह मूव करते हैं तो उस पर एक ही एक्सीलरेशन लगेगा और उसकी वैल्यू आएगी 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। नाउ अगेन इसी कॉन्सेप्ट को यूज करते हुए अब हम पूरे सिस्टम का फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे। तो यानी पूरे सिस्टम में हमारे पास टोटल मास आ गया 3 kg, 2 + 1 3 kg। इस पूरे सिस्टम पर मैक्सिमम फोर्स F लगना है जो कि हॉरिजॉन्टली पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ लगना है। वही हॉरिजॉन्टल फोर्स मैक्सिमम एक्सीलरेशन प्रोवाइड करा रहा है जो उसको पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ है, और इस पूरे सिस्टम पर फ्रिक्शनल फोर्स और अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन लगेगा, यानी नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ लगेगा। तो बैलेंसिंग ऑल द कंपोनेंट्स ऑफ फोर्स को बैलेंस करते हुए हमारे पास न्यूटन्स की सेकंड लॉ ऑफ मोशन आएगी, दैट इज एफएम माइनस ऑफ एफएल, क्योंकि मैक्सिमम फोर्स जो हम अप्लाई कर रहे हैं माइनस उसके अपोजिट डायरेक्शन में फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा है, एंड दैट इज इक्वल्स टू द नेट डायरेक्शन ऑफ मोशन, जहां हमारे पास नेट मास m आएगा और नेट एक्सीलरेशन a आएगा। इस इक्वेशन में गिवन वैल्यूज को रखते हुए हम कैपिटल F यानी मैक्सिमम फोर्स की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। यहां पर हमने कैपिटल M की जगह 3 यूज किया है, 3 kg का मास। नेट एक्सीलरेशन मैक्सिमम एक्सीलरेशन की जब हमने 5 की वैल्यू यूज की जो हम प्रीवियस केस में फाइंड आउट कर चुके हैं, और यहां से फ्रिक्शनल फोर्स को जब ये राइट हैंड साइड पर लाएंगे तो फ्रिक्शनल फोर्स की वैल्यू भी हमारे पास 5 आई है, तो इसको सब्स्टिट्यूट करके हम F की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो मैक्सिमम अप्लाइड फोर्स आएगा 20 न्यूटन। नेक्स्ट क्वेश्चन में
एक कार हॉरिजॉन्टल से 30 डिग्री पर झुके हुए प्लेन पर 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के एक्सीलरेशन से प्लेन के पैरेलल ऊपर की तरफ मूव कर रही है। इसमें एक बॉब को कार की छत से एक स्ट्रिंग से लटकाया जाता है, तो स्ट्रिंग द्वारा वर्टिकल के साथ बनाया गया एंगल फाइंड आउट करना है। तो इसके एक्सप्लेनेशन में हम जो कॉन्सेप्ट यूज करेंगे वो फ्री बॉडी डायग्राम एंड स्यूडो फोर्स का होगा। दैट मीन्स इस बॉब पर लगने वाले दो फोर्सेस स्यूडो फोर्स एंड टेंशन फोर्स को हम हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल डायरेक्शंस में स्प्लिट करेंगे। तो उसके लिए हम पहले फ्री बॉडी डायग्राम देखते हैं। लेट अस ट्राई टू फाइंड आउट द फिगर। ये हमारे पास एक हॉरिजॉन्टल सरफेस है, ये प्लेन सरफेस हमने इसको माना है। नेक्स्ट इसके साथ ये वर्टिकल सरफेस है जो कि एंगल 30 डिग्री पर इंक्लाइन है, तो यहाँ हम एंगल 30 डिग्री इसको यूज करेंगे इंक्लाइन प्लेन पर। इस इंक्लाइन प्लेन पर एक कार ऊपर की तरफ ट्रेवल कर रही है, इस प्लेन के पैरेलल ऊपर की तरफ जा रही है और उसमें एक बॉब लटकाया गया जिसका कि मास m है। तो इस बॉब पर लगने वाले वेरियस फोर्सेस को हम रिजॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम इसका वर्टिकल कंपोनेंट, इसका अपना ओन वेट लेंगे mg, जो कि वर्टिकली नेगेटिव डायरेक्शन में हमेशा एक्ट करेगा। mg हमेशा नेगेटिव डायरेक्शन में एक्ट करेगा, माइनस नीचे की तरफ, तो ये फर्स्ट कंपोनेंट ऑफ फोर्स हुआ। नेक्स्ट, क्योंकि बॉब कार के अंदर प्रेजेंट है तो उसके ऊपर एक स्यूडो फोर्स लगेगा, उसकी वैल्यू होगी ma, जो कि उसको एक्सीलरेशन प्रोवाइड करेगा डाउनवर्ड डायरेक्शन की तरफ। नाउ अभी हम स्यूडो फोर्स को कंपोनेंट फॉर्म में रिजॉल्व करेंगे। दैट मीन्स अगर ये एंगल हमारे पास 30 डिग्री है तो स्यूडो फोर्स के साथ ये जो बेस कंपोनेंट है ये भी 30 डिग्री का एंगल मेक करेगा, तो ये बेस कंपोनेंट हमारे पास आएगा ma cos थीटा। तो फर्स्ट कंपोनेंट हमें स्यूडो फोर्स का मिला ma cos थीटा, जो कि है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, तो ये हमारे पास cos कंपोनेंट बना। इसका वर्टिकल कंपोनेंट ma sin थीटा mg की डायरेक्शन में ही वर्टिकली डाउनवर्ड एक्ट करेगा। तो स्यूडो फोर्स के दो कंपोनेंट हमने रिजॉल्व कर लिए। नेक्स्ट स्टेप में, क्योंकि इस बॉब को एक स्ट्रिंग के साथ लटकाया गया है, तो वो स्ट्रिंग हमेशा ऊपर की तरफ, उसमें जो टेंशन है वो हमेशा ऊपर की तरफ एक्ट करेगी। तो उस टेंशन T का वर्टिकल के साथ एक एंगल अल्फा है जिसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। तो लेट अस सपोज ये वर्टिकल के साथ एंगल अल्फा बना रही है, तो इस एंगल अल्फा को हमें फाइंड आउट करना है। तो टेंशन T को अब हम रिजॉल्व करेंगे। तो यहाँ एंगल, अगर ये एंगल अल्फा है तो इसके पैरेलल लाइंस के कंपैरिजन में ये एंगल भी हमारे पास अल्फा आएगा। तो इस कंपोनेंट की वैल्यू आ जाएगी T cos अल्फा। फर्स्ट कंपोनेंट हमने टेंशन को सॉल्व किया, T cos अल्फा। नेक्स्ट इसका परपेंडिकुलर हम देखेंगे T sin अल्फा, जो कि एक्स एक्सिस के अलॉन्ग होगा, तो ये होगा हमारे पास T sin अल्फा। इस तरह से हमने बॉब पर लगने वाले स्यूडो फोर्स एंड टेंशन फोर्स के हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल कंपोनेंट्स को हमने रिजॉल्व कर लिया है। अब हम नेक्स्ट स्टेप में इक्विलिब्रियम इक्वेशन फॉर द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन लिखेंगे, यानी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कौन कौन से फोर्सेस लग रहे हैं। तो हमें दिख रहा है एक फोर्स है T sin अल्फा और एक है ma cos थीटा। ये दोनों फोर्सेस एक्जैक्टली एक दूसरे को बैलेंस करेंगे तो हमारे पास एक इक्वेशन आएगी T sin अल्फा इक्वल्स टू ma cos थीटा। नेक्स्ट स्टेप में हम इक्विलिब्रियम इक्वेशन लिखनी है फॉर वर्टिकल डायरेक्शन। नाउ वर्टिकल डायरेक्शन में पॉजिटिव वाई एक्सिस में एक कंपोनेंट है T cos अल्फा, जबकि नेगेटिव वाई एक्सिस में दो कंपोनेंट है ma sin थीटा एंड mg। तो ये दोनों कंपोनेंट एड अप हो जाएंगे और हमें पास इक्वेशन आएगी T cos अल्फा इक्वल्स टू ma sin थीटा प्लस mg। नेक्स्ट स्टेप में इन दोनों इक्वेशंस को डिवाइड करने पे हमें tan अल्फा की वैल्यू मिलेगी। tan अल्फा को सॉल्व करने पर हमारे पास m से m कैंसिल आउट होने पर ये गिवन वैल्यूज मिलेंगी। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हमारे पास जो वैल्यूज गिवन है कि कार का एक्सीलरेशन a 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, वैल्यू ऑफ g स्टैंडर्ड है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और एंगल थीटा जो इंक्लाइन प्लेन ने हॉरिजॉन्टल के साथ बनाया 30 डिग्री को यूज करके जब हम इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास tan अल्फा की वैल्यू 1/√3 आएगी। दैट मीन्स उससे हम अल्फा की वैल्यू को 30 डिग्री फाइंड आउट करेंगे और यही हमारा फाइनल आंसर होगा।